नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशन बरेली में आप लोगों का स्वागत है। अपने लोग कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे थे बायोलॉजी में। अधिकांश कोशिकांग के बारे में अपने लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। करीबन 7 to 8 कोशिकांग के बारे में अपने लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उन्हें पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कोशिकांग और हैं 2-3, उनके बारे में आज हम कंप्लीट करके अपने कोशिका वाला चैप्टर पूरा करेंगे। आज का जो इंपॉर्टेंट कोशिकांग है वो है राइबोसोम्स। अपने लोगों ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जब कोशिका में पढ़ा था तो उसमें अपने लोगों ने देखा था कि जो कोशिका के अंदर एक जिगजैग आकार की आकृति होती थी जो न्यूक्लियस से कवर्ड रहती थी और उसके ऊपर कुछ कण, उसकी सतह पर कुछ कण चिपके हुए या उसकी कुछ सतह उभरी हुई सी रहती थी जो खुरदुरी लगती थी। इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो खुरदरी चीज है जो इसकी सतह पर चिपकी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ही क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम था? ये प्रोटीन बनाने में मदद करती है। प्रोटीन बनाने में मदद करती है किसके थ्रू? राइबोसोम्स की सहायता से। तो राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी बोलते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले देखते हैं राइबोसोम्स की खोज किसने की? राइबोसोम्स की खोज की थी जॉर्ज प्लेड ने। जॉर्ज प्लेड ने 1953 में। ये सार्वभौमिक है, इट इज यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्या है? क्यों मैंने क्यों बोला यूनिवर्सल? इसका भी एक रीजन है। यूनिवर्सल का मतलब है ये प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया और लाल हरित शैवाल, और यूकार्योटिक जंतु, ये दोनों सेल्स में पाया जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये दोनों में पाया तो जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक। राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं कि राइबोसोम्स का असल में ये कैसे करके किस तरह से प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम्स का ये एक डायग्राम बनाया है, इसको मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। ये डायग्राम राइबोसोम, ये जो लाइन जो सेपरेट कर रही है इसकी दो यूनिटों को, ये जो अलग अलग डिवाइडेड है बाय रेड लाइन, इन्हें सब यूनिट बोलते हैं। ये सब यूनिट 1, ये सब यूनिट 2। ये दोनों राइबोसोम्स की यूनिटें हैं, एक 1 और 2। ये डिवाइडेड होती है किसके थ्रू? आरएनए के थ्रू, एमआरएनए के थ्रू। ये एमआरएनए, आरआरएनए और जो टीआरएनए होता है इसके बारे में आपको मैं डीएनए वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए। और ये जो बीच में जो ये दोनों यूनिटें होती हैं वो एमआरएनए के थ्रू कनेक्टेड होती हैं कि बाई किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के द्वारा। ये है हमारा राइबोसोम्स का डायग्राम जो इसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इधर इसकी सतह पर बैठा हुआ है। अब इसका हम निर्माण देखते हैं कि ये किसका निर्माण कर रहा है? ये प्रोटीन का। अब प्रोटीन का ये निर्माण कर रही है तो प्रोटीन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आप लोगों के दिमाग में, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जैसे किसी ह्यूमन बॉडी की बेसिक इकाई क्या थी? सेल थी, जिसे अपने लोग पढ़ रहे हैं। वैसे ही प्रोटीन है। प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है?
प्रोटीन कुछ जो बहुत सारी यूनिट है उनसे मिलकर बना होगा, तो प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो है अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल, इसकी बेसिक यूनिट होती है। अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल के बारे में, अमीनो अम्ल जैसे कोई CH3 CH4 क्या है? ये मेथेन। मेथेन है कार्बन हाइड्रोजन का कोई एक अणु, कोई एक यौगिक है, अणु नहीं, कोई एक यौगिक है मेथेन। CH4 क्या होता है? C, 4 बॉन्ड, चारों तरफ इसके हाइड्रोजन एटम है। अब इस कार्बन की संयोजकता 4, चारों हाइड्रोजन इसको कवर किए हुए हैं। इनमें से किसी 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके एक तरफ अमोनिया NH3, तो क्या लगेगा? क्योंकि एक बॉन्ड है तो NH2, और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। तो जो ये जो बना है CH2, ये जो यौगिक बना है ये अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है ये अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिनरल्स वाले चैप्टर में मैं आपको डिटेल में अमीनो एसिड्स के बारे में और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम मैग्नीशियम उनके बारे में, कैल्शियम के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो अभी सिर्फ जानने के लिए आया कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन बहुत सारी अमीनो एसिड्स, मतलब ये बेसिक यूनिट है अमीनो अम्ल की। क्या? प्रोटीन। ये क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अणु होते हैं। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन के अणु होते हैं। तो अब हमने क्या देखा? हमने इसका फाइनल कंक्लूजन ये निकाला, ये इतना देख के कि राइबोसोम्स किससे मिलकर बना है। तो राइबोसोम्स मिलकर बना है प्रोटीन प्लस RNA, जो प्रीवियस स्लाइड में था। प्रीवियस स्लाइड में कैसे करके बना था? ये राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट है और बीच में क्या है? एक mRNA की एक चेन है। ये mRNA की चेन है। तो ये किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन प्लस mRNA की मिलकर बना होता है राइबोसोम्स। और एक इंपॉर्टेंट इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, खासकर CGL में पूछा गया है। 2019 में शायद पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन कौन सा है, सबसे छोटा सेल ऑर्गन कौन सा। तो वो सबसे छोटा सेल ऑर्गन है राइबोसोम्स। मैंने आप लोगों को जब प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों को जब पढ़ाया, दोनों में डिफरेंस जब बताया था मैंने आप लोगों के लिए, तो मैंने उस समय लिखाया था कि इसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया, और इधर मैंने लिखाया था आपको 80S राइबोसोम्स होते हैं। ये 70S कैसे, अब ये कैसे करके इस राइबोसोम्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे? एक बार ओनली पूछा गया है कि इसका जो सब यूनिट में डिवीजन होता है, जो 70S होता है प्रोकार्योटिक का, वो किस तरह से होता है? सब यूनिट 1 में या 2 में 50/30। इसमें मैथ नहीं लगाना है कि 70 है तो 50 + 20 करना है। तो इसका जो सब यूनिट होगा, सब यूनिट में जो इसका डिवीजन होगा राइबोसोम्स का, वो 50 और 30 का होगा। अब ऐसे ही इधर यूकार्योटिक में कितने होते हैं? 80S राइबोसोम्स होते हैं। तो उसी तरह 80S राइबोसोम्स का सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 में जो राइबोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 में होता है 60S और 40S का। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं राइबोसोम्स के बारे में, जैसे कि राइबोसोम्स किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन प्लस mRNA, ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन कौन सा है? राइबोसोम्स है। ये क्या बनाता है? प्रोटीन। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन बहुत अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन, जो कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अणु उपस्थित होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, और इसकी खोज जॉर्ज प्लेट ने की थी।
और ये एक सार्वभौमिक है और ये दोनों में पाया जाता है, यानी कि प्रोकार्योटिक में भी और यूकार्योटिक में भी। बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है अपना, जिसका नाम है प्लास्टिड यानी कि लवक। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लास्टिड यानी कि लवक। इट इज नोन एज ए कनेक्टिंग लिंक। इसे कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला गया है? इसे कनेक्टिंग लिंक इसलिए बोला गया है कि ये दोनों के लक्षण दिखाता है, जंतु के भी और पादप के भी। ये जंतु और पादप दोनों के लक्षण दिखाएगा, जंतु और पादप दोनों के लक्षण दिखाएगा, इसीलिए इसे बोला गया है इट इज द कनेक्टिंग लिंक। और इसकी खोज अर्नेस्ट हैक्केल ने की थी। इसकी खोज किसने? अर्नेस्ट हैक्केल ने की थी। और ये पाया कहां जाता है? ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। लेकिन अब बात आती है यूकैरियोटिक सेल में, तो आप लोग पूछेंगे कि सर प्लांट्स और जंतु दोनों आते हैं, तो ये किस में पाया जाता है? ये प्लांट्स में जनरली पाया जाता है। ये प्लांट्स में पाया जाता है। और एक जंतु ऐसा होता है जिसमें भी ये पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया था कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन जंतु और पादप का। इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज द कनेक्टिंग लिंक। वो उसका नाम है यूग्लिना, उस जंतु का नाम है यूग्लिना। क्योंकि यूग्लिना क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि पौधों में पाया जाता है। और ये मूवमेंट तो करता ही है यूग्लिना, तो इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक बोला गया है। तो ये अकेला ऐसा जंतु है जिसके अंदर प्लास्टिड यानी कि लवक पाए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि यूग्लिना ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, तो वो है यूग्लिना। और वैसे तो अधिकांशतः प्लांट्स में प्लास्टिड यानी कि लवक पाए जाते हैं। लवक के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से लवक अपने पढ़ते हैं सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब हरित लवक। नाम से ही क्लियर हो रहा है, हरित लवक। पौधे, कोई पेड़ पौधे देखे आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पत्ते हरे कलर के, मतलब हरे रंग के होते हैं, तो वो किसकी वजह से हैं? वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से। मैं आपको अभी इसका एक डायग्राम से आप लोगों को स्पष्ट करूंगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कि क्लोरोप्लास्ट के इसकी एक अलग डायग्राम बना के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये क्या है, इसका यूज, ये मतलब पौधे और पत्तियों को हरा रखने में इसका यूज होता है। फिर दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट से आप लोगों को इसका जो हिंदी में नाम है वो है वर्णित लवक। वर्णित लवक, वर्णित का मतलब रंग, वर्ण का मतलब रंग, वर्णित लवक। जो पत्ते फूल आते हैं पौधों में जो भी फूल आते हैं उनके कलर डिफरेंट टाइप के जो रंग बिरंगे फूल आते हैं, उसके क्या रीजन है? वो है क्रोमोप्लास्ट का ही, क्रोमोप्लास्ट के कारण। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होता है, आवरणीय लवक। ल्यूकोप्लास्ट, तो इसका यूज क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का ये ऑयल को स्टोरेज करता है, लिपिड को और प्रोटीन को। ये इन तीनों चीजों को स्टोरेज का कार्य करता है, ऑयल, लिपिड और प्रोटीन का। और ये ट्रांसपेरेंट बोला जाता है, इसीलिए हम इसे आवरणीय लवक बोलते हैं, यानी कि व्हाइट। इसे क्या? आवरणीय लवक, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता।
क्रोमोप्लास्ट ये फूलों में रंग या उन सबको देने के काम आता है, और क्लोरोप्लास्ट ये पत्तियों को हरा रखने के काम आता है। तो ये हमने ये 3 तरह के प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेड़ पौधे पत्तियों को हरा रखने के लिए कौन सा क्या आवश्यक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा आप लोगों के लिए, ये तीनों होंगे और एक लिख देगा नन ऑफ दीज। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को जब इसके डायग्राम को अपने लोग जब स्टडी करते हैं तो इसमें डुअल, इसमें भी सेल की तरह डुअल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली। और इसमें जो आप लोगों को ये खाली जगह दिख रही है अंतः झिल्ली के अंदर, जिसमें कोई भी कुछ नहीं बना हुआ है, सिर्फ एक लिक्विड भरा हुआ है, इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो पौधों में 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक लाइट में और एक डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शंस होती हैं उसके लिए इसमें जो एंजाइम्स होते हैं स्ट्रोमा में, वो कैटालाइट, मतलब कैटालाइट का मतलब उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों के लिए मैं ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना अंदर से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है कि स्ट्रोमा में ये एंजाइम्स होते हैं कि कौन सा एंजाइम्स है जो ये डार्क रिएक्शन के लिए कैटालाइट का यूज प्रयोग भाई कैटालाइट का काम करता है। और जो आप लोग ये पैसे नुमा, ये सिक्के नुमा आकृति जो देख रहे हैं, इसमें जिनके ऊपर एक के ऊपर एक जो सिक्के रखे हुए हैं, तो एक सिक्के को हम बोलते हैं थाइलोक्वाइड, थाइलाक्वाइड, थाइलाक्वाइड। और ये जो ग्रुप ऑफ, और ये एक दूसरे के ऊपर रखे हमने जो बना दिए हैं, इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ थाइलोक्वाइड, इसे बोलते हैं ग्रेना, यानी कि ग्रेना। और ये एक दूसरे के द्वारा, एक पिगमेंट के द्वारा, मतलब एक पदार्थ के द्वारा चिपके रहते हैं। ये जो सिक्के नुमा मैंने आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये जो सिक्के नुमा जो एक दूसरे के ऊपर सिक्के रखे हैं, इन्हें तो ग्रुप ऑफ थाइलोक्वाइड बोल दिया है, इसे ग्रुप ऑफ थाइलोक्वाइड क्या बोलते हैं, ग्रेना। और इनसे, इन पर जो ये मैंने येलो कलर का जो ये डॉट लगा रखे हैं इनके ज्वाइंट पर, यहां पर एक पिगमेंट होता है, यानी एक पदार्थ जिसे क्लोरोफिल, आप लोगों ने ये प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल जो आप लोगों ने पढ़ा है वो उपस्थित होता है। जो ये येलो कलर का मैं दिखा रहा हूं, इस पे जो थाइलोक्वाइड के तो ज्वाइंटों पर है, यही क्लोरोफिल है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो ये हमारा कोशिकांग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि जैसे ही आप ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा, मैं आप लोगों को पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अंतर बताऊंगा, जो कि बेसिक अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आप लोगों को वैसे तो दोनों में अंतर पता चल ही गए, क्योंकि अपने लोग साथ ही साथ लिखते चले आ रहे हैं कि किसमें क्या पाया जाता है क्या नहीं। तो ऐसे ही अपने पादप कोशिका में देखते हैं, इसमें सेल वॉल होती है। ये अपने लोगों ने जब सेल वॉल के बारे में स्टडी किया था, तब पहले ही अपने लोगों ने क्लियर कर लिया था कि सिर्फ पादप कोशिका में सेल वॉल होती है, और जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। फंगस, फंगस में किसकी बनी होती है, सेल वॉल, फंगस में बनी होती है काइटिन। ये भी अपने लोगों को, मैंने आप लोगों को लिखाया है। लाल हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी 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 की किसकी बनी होती है, ये भी मैंने आप लोगों को लिखवाया। एल्गी की भी जो सेल वॉल होती है वो भी सेल्यूलोज की ही बनी होती है।
पादप कोशिका का जो पहला मैंने बताया था कि इसमें सेल वॉल होती है, और यहीं पर जंतु कोशिका में क्या लिखेंगे कि यहां पर सेल वॉल नहीं होती है, यहां सेल वॉल नहीं है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है। इसमें बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। रिक्तिकाएं मैंने एक डायग्राम बनवाया था जब आप लोगों के लिए सेल का, तो उसमें जो मैंने प्लांट सेल का बनाया था, तो उसमें प्लांट सेल में मैंने दिखाया था आप लोगों के लिए कि केंद्रक हमारा पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट है, और एक बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर खाली वैक्यूम जो केंद्रक के बगल में बना हुआ है, तो इसे ही रिक्तियां बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रिक्तियां। तो इसमें जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या है, इसमें बड़ी केंद्रीय रिक्तियां होती हैं, बड़ी, ठीक है। और दूसरी तरफ देखते हैं जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में क्या है, रिक्तियां होती हैं छोटी या अनुपस्थित। रिक्तियां होंगी तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत ज्यादा छोटी, या फिर होंगी ही नहीं जंतु कोशिका में। लेकिन यहां पर बहुत बड़ी रिक्तियां होती हैं, लेकिन संख्याओं में कम। इनमें लवक पाए जाते हैं किसमें? पादप कोशिका में, जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया प्लास्टिक। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा के आया हूं, 3 तरह के मैंने आप लोगों को प्लास्टिक पढ़ाए हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इनमें लवक पाए जाते हैं। कलर किसकी वजह से आता है? क्वेश्चन पूछ लेगा, क्रोमोप्लास्ट। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसमें लवक अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में क्या, लवक अनुपस्थित होते हैं। जो मैं आप लोगों को ये 4 या 5 अंतर लिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही अंतर है जनरली लिखाने को। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप पूरी तरह से जो पहले लिख चुके हैं वो फिर से लिख लें इसी में, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, अपना समय बर्बाद होगा सिर्फ। चौथा, ये इसमें जो भोजन होता है वो स्टार्च, पादप कोशिका में जो भोजन होता है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि स्टार्च के रूप में ही संचित करता है, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन जो जंतु, इसमें जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संचित रहता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब मैंने आप लोगों को जब दूसरा लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था कि एनर्जी, ह्यूमन को एनर्जी किससे मिल रही? ग्लूकोज से, ग्लूकोज से। और कोशिका को एनर्जी किसके थ्रू मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके थ्रू? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो एनर्जी अणु है उन्हें क्या बोलते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मैंने जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने ग्लूकोज को बताया था, जो अपना भोजन होता है, संचित भोजन होता है, वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाभिक, पादप कोशिका में जो नाभिक होता है वो पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट होता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो नाभिक होता है वो पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब पेरिफेरी की तरफ हटा हुआ होता है। मैंने जो आप लोगों को एक डायग्राम बनवाया है प्लांट सेल का, उसमें भी मैंने आप लोगों के लिए जो नाभिक बनवाया है, यानी जो ये क्या नाभिक सेंटर पर होता है। और ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भोजन संचित है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संचित रहता है जंतु कोशिका में। तो यही जो मैंने आप लोगों को ये डिफरेंस दिखाए हैं, यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और ये कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब उसके बारे में कोशिका के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अपने एक दिन सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे जो आए हुए एग्जाम्स में हैं। पीडीएफ के थ्रू अपने लोग सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। कल से नेक्स्ट क्लास से नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र से ही क्यों? क्योंकि अपने लोग अभी तो अपने लोगों ने जो ह्यूमन है या फिर कोई भी जंतु है उसकी प्रारंभिक इकाई क्या थी? सेल, उसके बारे में पढ़ा। सेल, सेल कैसे बनी, सेल में क्या क्या अंग थे, या सेल की खोज किसने की थी, उसके बारे में पढ़ा। ये क्या 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 क्रियाविधि होती है सेल के अंदर। अब अपने लोग अपने ह्यूमन बॉडी की तरफ मूव करेंगे, और सबसे पहले अपने लोग सिर से ही चलेंगे, यानी कि मस्तिष्क से। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम को अपने लोग पढ़ेंगे, यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर से तंत्रिका तंत्र को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।